नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस नई सीरीज में जो फोकस करेगी आपके हर एक एग्जाम के लिए। और हम देखने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार पूछे जाते हैं, हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस में एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने बंगाल विजय को देखा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में आई और बैटल ऑफ प्लासी हुई, बक्सर हुई, इलाहाबाद की संधि हुई और कैसे वहां उन्होंने द्वैध शासन जो है एस्टेब्लिश कर लिया था। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जब द्वैध शासन खत्म हो जाएगा, जब निजामत अधिकार भी कंपनी के पास आ जाएंगे, मतलब कानून भी कंपनी बनाएगी और टैक्स तो पहले से कलेक्ट कर ही रही थी, जब ये दोनों उनके पास हो जाएंगे, मैं बात कर रहा हूं 1772 की, 1772 की। ठीक है, तो यहां उसके बाद क्या होगा, 1773 का एक नया रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग 1773 से लेके 1858 तक, मतलब क्रांति होने तक जितने भी इनके एक्ट आए हैं वो सारे एक्ट हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद में आपका चार्टर एक्ट है 1793 का, और फिर हर 20 साल के गैप के ऊपर चार्टर एक्ट आते रहेंगे। 20 साल मतलब 20-20 सालों के लिए कंपनी की जो लिमिट है वो व्यापारिक अधिकार जो है उनको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, हमने देखा था कि कंपनी जो है 1765 से लेकर 1772 तक द्वैध शासन चला रही थी। द्वैध शासन चला रही थी मतलब कंपनी के पास जो है वो दीवानी राइट्स थे, और जो नवाब साहब थे, नवाब साहब के पास निजामत अधिकार थे, मतलब वो कानून बना सकते थे। लेकिन कंपनी ने अपने ही कठपुतली निजाम को, नवाब को बिठा रखा था, तो कानून भी कंपनी के हिसाब से ही बनते थे। ठीक है, अब इन्होंने 1772 में क्या किया था, ये जो द्वैध शासन था इसको खत्म कर दिया और बोला दीवानी अधिकार भी हम ही है, मतलब दीवानी अधिकार तो हमारे पास है ही है, ये जो निजामत अधिकार है ये भी हम ही रखेंगे। और नवाब को कहा कि आप शांति से बैठ जाइए, आपको एक पेंशन हर साल की फिक्स्ड मिल जाया करेगी। ठीक है, तो इतना तो हम पढ़ ही चुके थे। एक बात याद रखिए, सीरीज नहीं, सीरीज के अंदर ऐसा नहीं है कि हम लोग एक एक मतलब डेट वाइज चलेंगे, नहीं, हम लोग एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने वाले हैं जहां से हर बार क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इस सीरीज में वही क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ हिस्ट्री के नहीं, ज्योग्राफी भी इंक्लूड करेंगे, पॉलिटी भी लेंगे, कुछ आपके इकोनॉमिक्स के भी हो सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, टॉपिक्स रहेंगे बेसिकली। तो अब देखो, कंपनी के पास क्या हुआ था कि 1772 तक एक तरह से कंपनी कहने को तो ये कहती थी कि हमारे पास सिर्फ दीवानी अधिकार है, निजामत नहीं है। तो जो कंपनी के बड़े अधिकारी थे जैसे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, तो इन बड़े अधिकारियों ने क्या किया कि उन्होंने कठपुतली राजा ही तो बिठा रखा था नवाब बंगाल के अंदर, अब उन्होंने भ्रष्टाचार बहुत करने शुरू किए। और ये भ्रष्टाचार के चक्कर में हुआ ये कि कंपनी का रेवेन्यू तो गिर गया, और जो पर्सनल थे, कंपनी से जुड़े हुए ऑफिसर्स थे, उन्होंने खूब पैसा छापा भर भर के। तो कंपनी जो है, कंपनी को थोड़ा मतलब कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा, तो उससे क्या हुआ, कंपनी का रेवेन्यू गिरा। और इसे सही करने के लिए ब्रिटेन की सरकार जो है, उन्हें लगा कि यार इन ऑफिसर्स के पास इतना पैसा कैसे आ रहा है, इसका मतलब इनको रेगुलेट करने की जरूरत है, इनके ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। तो उन्होंने बोला कि हम कुछ कानून आपके ऊपर लागू करते हैं, आप चाहे भारत में रहो, श्रीलंका में रहो या कहीं और, आपको कुछ कानून है जो मानने पड़ेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में पहला कानून आया जिसे हम जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से। ओके, देखो, पहला कानून था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, इस रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ खास बातें हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है। देखो क्या खास बातें हैं। सबसे पहली बात कि जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बनाया। उसके अलावा सरकार ने कहा कि ये जो तुम्हारे पास जितना भी रेवेन्यू आता है ना, जितना भी पैसा आ रहा है, जितना भी राजस्व आ रहा है, इसकी रिपोर्ट हमें चाहिए। हमें मतलब ब्रिटेन की सरकार को चाहिए। तो राजस्व की जो रिपोर्ट है वो सरकार को भेजी जाएगी, ये उन्होंने फिक्स कर दिया। ठीक है, और बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर बनेगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ये नाम याद रखना, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है ये। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के गवर्नर को सभी अंग्रेजों की जो प्रेसिडेंसी थी
उसके ऊपर बना दिया गया। कैसे? 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, एक थी बॉम्बे, दूसरी थी मद्रास और तीसरी थी हमारी बंगाल। तो इन्होंने कहा कि बंगाल का जो गवर्नर होगा, ठीक है, ये दोनों जो है इसी को रिपोर्ट करेंगे। ओके, ऐसा इन्होंने कह दिया। ओके, और पहला अगर आपसे कोई पूछे कि पहला गवर्नर कौन बना है बंगाल का, गवर्नर जनरल, तो आप बोलेंगे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, 1773 से। ये लो जी, क्योंकि उससे पहले बंगाल का नवाब हुआ करता था, वही सब कुछ था। बाद में ये हो गए। और 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई कलकत्ता के अंदर। ये रहा। इसके जो पहले सीजे बने हैं, चीफ जस्टिस बने थे, वो थे एलिजा एमपी, इनका नाम था एलिजा एमपी। और गवर्नर जनरल जो है उसके पास क्या कानून था, उसके पास क्या अधिकार थे, ये वॉरेन हेस्टिंग्स की मैं बात कर रहा हूं कि जो भी गवर्नर जनरल होगा वो इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए कानून बना सकता है। कौन सी तीनों प्रेसिडेंसियां? ये रही, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, इन तीनों के लिए कानून बना सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की कि कानून बना तो सकता है, लेकिन उसे बताना पड़ेगा इसके बारे में भारत सचिव को। ठीक है, किसे बताना पड़ेगा? भारत सचिव, जिसे हम एसओएस के नाम से भी जानते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स। ये कौन होता था? देखो, ब्रिटेन की सरकार और भारत, ठीक है, ब्रिटेन की तरफ से सेक्रेटरी होता था भारत का, एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, भारत सचिव। तो भारत की जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, तो वो कौन थी उस टाइम पे, प्रेसिडेंसी के टाइम पे? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल किसको रिपोर्ट करेगा? इन भाई साहब को रिपोर्ट करेगा, एसओएस को रिपोर्ट करेगा। कोई भी काम होगा तो एसओएस को रिपोर्ट करेगा, और एसओएस ब्रिटेन की संसद में बात करेगा। समझ में आ रही है आपको? ब्रिटेन की संसद की तरफ से नियुक्त एक आदमी जो भारत को संभालेगा, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। हाँ, डायरेक्ट कौन संभाल रहा है? डायरेक्ट गवर्नर जनरल संभालता था। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भारत का एक गवर्नर जनरल वो रिपोर्ट करता था भारत सचिव को, और भारत सचिव रिपोर्ट करता ब्रिटेन की संसद में। तो सबसे ऊंची पोस्ट कोई थी तो वो एक तरह से एसओएस था। एसओएस के बाद में हमने देखा कि गवर्नर जनरल है। ओके, ठीक है, तो ये पहला हमने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आएगा। पिट्स इंडिया एक्ट की क्या खास बातें हैं? देखो, क्यों आया? सिंपल सी बात है, रेगुलेटिंग एक्ट के जो दोष हैं, उनमें जो कमियां थी, उनको दूर करने के लिए आया। अब कंपनी जो है ना, कंपनी के ऊपर लगाम लगाने वाला कोई नहीं था। तो ब्रिटेन के सम्राट ने जो है कहा कि भाई हम 6 आदमी आपके यहां भेजेंगे, ये आपके ऊपर क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। आप इनसे पूछे बिना कोई काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, इनसे सलाह लेनी जरूरी है, कहने का मतलब। और इन 6 लोगों के ग्रुप को नाम दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, क्या नाम दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बात कर रहा हूं मैं, यहां जो ब्रिटेन के सम्राट द्वारा 6 सदस्यीय एक बोर्ड बिठाया गया जिसको नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और बॉम्बे और मद्रास की जो गवर्नर जनरल थे उनको बोला फुल्ली बंगाल के अधीन हो। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर बंगाल के अधीन कर दिए गए पूरी तरीके से। अब उनको हर एक चीज में बंगाल के गवर्नर की सलाह और आदेश की जरूरत होती थी। अगला, भारत में गवर्नर जनरल की एक परिषद होती थी, एक काउंसिल होती थी। पिट्स इंडिया एक्ट आने से पहले उसमें 4 मेंबर हुआ करते थे, अब उसमें मेंबर की संख्या 3 कर दी गई। ठीक है, पहले 4 मेंबर हुआ करते थे। पिट्स इंडिया एक्ट में जो गवर्नर की परिषद है, गवर्नर की जो काउंसिल है, उसका नंबर घटा के 3 कर दिया गया। ये जो फैक्ट हैं एज इट इज पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है इन सबको। एग्जाम में आपसे जो आप सिविल्स को छोड़ दो जहां में लिखना होता है, उसके अलावा हर एक एग्जाम में इनमें से फैक्ट उठा के पूछे जाते हैं कि जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई, तो आप बोलोगे 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अगले पे चलते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट। 1773 का जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी को देखने के लिए, उसी में जो कोई कमियां रह जाती हो तो उसके लिए हर 20-20 सालों से नए एक्ट आते थे, जिन्हें हमने कहा चार्टर एक्ट। तो 1793 का चार्टर एक्ट आया और कंपनी को जो व्यापारिक अधिकार मिले हुए थे वो 20 सालों के लिए बढ़ा दिए गए। कंपनी को बोला कि अगले 20 और सालों के लिए सिर्फ आप ही व्यापार कर सकते हो, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती है,
और कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, करेगा तो लड़ाई करनी पड़ेगी। और ब्रिटेन का तो कोई भी नहीं कर सकता। ब्रिटेन से किसको अधिकार मिले हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले हैं। ठीक है, फिर 1813 का जो चार्टर है उसकी बात करते हैं। इसमें खास बात यही है कि 20 सालों के लिए इनके व्यापारिक अधिकार जो है वो बढ़ा दिए गए। 1813 के चार्टर में 20 सालों के लिए फिर से बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, 20 साल के लिए व्यापारिक अधिकार बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन एक चीज होगी, उनको कहा जाएगा कि व्यापार पे जो आपकी मोनोपोली है, एकाधिकार है कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो, वो नहीं चलेगा। हाँ, एक चीज में छूट दे दी गई, उनको बोला कि चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चाइना के साथ जो व्यापार है वो भी ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और दूसरा नहीं। हाँ, बाकी व्यापार कोई दूसरा अंग्रेज कर सकता है। एक खास बात और हुई, आपको पास में फोटो दिखाई दे रही होगी, ईसाई धर्म प्रचारक जो थे, जो ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करते थे, मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज की मैं बात कर रहा हूं, उनको यहां पे अलाउ कर दिया। इन्होंने बर्ग ला के हिंदूज को और यहां के मुस्लिम्स को क्रिश्चियन बनाना शुरू किया। तो पहली बार भारत में ईसाई मिशनरीज जो है एक कानून के तहत वो आई है 1813 के चार्टर एक्ट से, जिसमें अंग्रेजों ने इनको अलाउ किया था। हालांकि ऐसा नहीं है भारत में पहली बार ये 1813 में ही आए, नहीं, अंग्रेजों की तरफ से 1813 के चार्टर एक्ट ने अलाउ किया था। उससे पहले तो आप देखोगे कि जब पुर्तगाली गोवा में आए थे तो जबरदस्ती बनाया जाता था ना, उसके बाद में भी ये सब चीजें कंटिन्यू थी, लेकिन कानून के थ्रू तो 1813 में हुआ। ओके, तो ये कुछ फैक्ट है, याद रखना है। इसके बाद में अगले 20 साल बाद फिर से एक्ट आएगा, तो कब आएगा? 1833 में आएगा। चलो चलते हैं 1833 वाले पे। देखो 1833 का चार्टर एक्ट। अब जो चाय और चीन पे एकाधिकार था, 1813 में क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आपका जो मतलब आपके पास एक अधिकार है ना कि सिर्फ आप ही व्यापार कर सकते हो, वो सिर्फ चीन और चाइना तक ही सीमित रहेगा। सॉरी, चीन और चाय तक सीमित रहेगा, बाकी चीजों पे एकाधिकार नहीं रहेगा, मोनोपोली नहीं रहेगी। ठीक है, 1813 में बोला ये बात, सिर्फ चीन और चाय इन दोनों पे रहेगा। 1833 में ये कहा इन पे भी नहीं रहेगा, अब कोई भी व्यापार कर सकता है। कोई भी का मैं बोल रहा हूं, कोई भी से सेंस है यहां पे अंग्रेज, किसी दूसरे देश वाले से नहीं है। अंग्रेज कोई भी व्यापार कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज हुई, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसकी पोस्ट का नाम बदल के कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। पहले उसको कहा जाता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब बोला जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब ये वो टाइम है जब अंग्रेज काफी फैल गए थे और एक तरह से भारत पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनका कंट्रोल आ चुका था। इनको जानते होंगे सब, मैकॉले। मैकॉले जो है भारत की जो आधुनिक शिक्षा है उसका जनक माना जाता है। आधुनिक शिक्षा से मेरा मतलब है यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन का, इसका जनक माना जाता है मैकॉले। तो मैकॉले के 1833 का जो एक्ट था, वहां से भारत में एक विधि आयोग की स्थापना हुई जो भारत में कानून, शिक्षा, ये सब चीजें संभालेंगे। एक कानून के लिए विधि आयोग बना। इस विधि आयोग का पहला अध्यक्ष मैकॉले को बनाया गया। ठीक है जी, ये कुछ फैक्ट है 1833 के एक्ट से रिलेटेड। ओके, इसके फिर 20 साल बाद फिर से क्या आने वाला है, एक चार्टर एक्ट आएगा और वो आखिरी चार्टर एक्ट होगा, क्योंकि इस वाले के बाद में क्रांति हो जाएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म। देखो 1853 का चार्टर एक्ट, देखो इसमें क्या हुआ था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो तो था ही था, उसके अलावा बंगाल के अंदर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बिठा दिया गया, एक एलजी भी बिठा दिया गया, उसकी नियुक्ति कर दी गई। उसके अलावा नियुक्ति के मामले में जो डायरेक्टरों को जो संरक्षण प्राप्त था उसको खत्म कर दिया। मतलब जो नियुक्तियां होती थी, मतलब सिविल सर्वेंट्स जो थे, उन सिविल सर्वेंट्स को अब सीधे एग्जाम्स के थ्रू चुना जाता था। तो काफी बार लोग पूछते हैं कि आज का जो यूपीएससी है या जो आईएएस का एग्जाम होता है उसके लिए सबसे पहली बार कानून कब बना, तो 1853 का जो एक्ट है उसमें यह बात आती है कि भाई नियुक्तियां जो होगी, जो अपॉइंटमेंट होंगे, पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो किंग की तरफ से थे, याद आया, अभी जस्ट बात करी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पिट्स इंडिया एक्ट में जो 6 मेंबर्स थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कंपनी की तरफ से होते थे और नियुक्तियों में उनका बहुत बड़ा रोल होता था। तो अब उन्होंने कहा कि इसके लिए एग्जाम होगा। ओके, तो एग्जाम की बात कहां आती है, सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम्स की बात आती है 1853 के एक्ट में।
और भारतीय प्रदेशों पर संसद की इच्छा सर्वोपरि है, ऐसा कह दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट में। कहने का मतलब यह है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने कहा हर बार हम 20-20 साल पे जो आपको बढ़ा रहे थे ना अधिकार, अब 20 सालों पे नहीं, अब आप भारत में तब तक रह सकते हो, तब तक आपके अधिकार बने रहेंगे जब तक संसद चाहे। और कहां की संसद? ऑब्वियसली ब्रिटेन की संसद। तो जब तक ब्रिटेन की संसद चाहेगी तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रह सकती थी, यह कहा गया 1853 के एक्ट में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है और सिविल वाला काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स में। ओके, अब इसके बाद क्या होगा? 1857 की क्रांति होगी और ईस्ट इंडिया कंपनी को फेयरवेल मिल जाएगा, बाय बाय कर देंगे वो। ओके, तो ये हमारे कुछ एक्ट थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके पिट्स इंडिया एक्ट और फिर उसके आगे के चार्टर एक्ट। तो आज के वीडियो में हमने इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट जो है वो क्लियर कर लिए हैं और आई होप आप ये इनके नोट्स भी बनाते चल रहे हो, अदरवाइज एकदम से याद नहीं रहने वाले हैं। आपको ये जो चीजें हैं कॉपी में नोट डाउन करनी है, वरना कोई फायदा नहीं रहने वाला इनका। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही हम लेके आ रहे हैं। एक रेगुलर सीरीज नहीं है, रेगुलर सीरीज से थोड़ी अलग है ये। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।